तो जो 20 तारीख को हम निकले 7 बजे, तो मतलब सब अच्छी टीम थी। मैं था, हमारे मेरे टीममेट थे, तो एक ऑस्ट्रेलिया से था, मतलब उनकी एज अराउंड 52 थी, फ्रैंक नाम था उनका, काफ़ी अच्छे इंसान थे। तो हम सब निकले तो सही, जूते के नीचे क्रैम्पॉन लगा था ना, जो कांटे होते हैं हाँ, हाँ, जिससे बर्फ ग्रिप बनती है। तो मेरा एक क्रैम्पॉन मैंने पहन लिया और दूसरा मैं पहन नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे को 10 मिनट हो गए, तो मैंने शेरवान का, दाई मेरा क्रैम्पॉन नहीं लग रहा है, क्या हुआ ये? तो उन्होंने उनसे भी नहीं लगा। फिर पता चला कि वो जो फ्रैंक था उसने मेरा एक ले लिया और उसका एक मेरे पास आ गया, तो वो भी ऐसा ही उलझ रहा था। फिर अच्छा। हमने एक्सचेंज करा, फिर हम निकले समिट के लिए। तो लगभग 8:30 8:30 पौने 9 बजे के आसपास एक चाइनीज़ लेडर है, तो वहाँ पे एक लेडर इंस्टॉल है। आठ अभी हजार तक चार कितना सौ डिस्टेंस आप ट्रैवल कर चुके हो? हम लगभग 1 घंटा चले, थोड़ा सा डिस्टेंस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 101 मीटर चढ़े ठीक होंगे है। हम। तो वो लेडर पे वो फ्रैंक ऊपर गया, वो वहाँ से वो गिरा, और उसके नीचे मैं था। और वो जैसे ही गिरा, उसको देखा मैंने, बोला वो गिरा, और इतने में तो मतलब वहाँ पे ऐसा, मतलब इतनी हाइट पे कुछ भी हो तो वहाँ मौत ही हो जाती है, मतलब और कुछ होता नहीं है। और मैं उस समय इतना छोटा, मतलब उसमें इतने डिसीजन लेने की मेरे में क्षमता नहीं थी उस समय। तो उसके शेरपा वेरपा सब आए, उसको रखा, CPR विपीआर सब दिया, और वो वहीं मतलब मर गया। अच्छा, और मतलब सबको मेरी आँख के सामने ही सब कुछ हुआ वो। मतलब एक तरीके से स्टार्टिंग में ही कुछ हाँ ट्रैजिक मतलब, हो गया आप लोगों हाँ के साथ। मतलब आप निकले हो और 1 घंटे में ऐसा हो गया समिट पे आने के लिए। और मैं तो मतलब भयंकर डरा हुआ कि भाई ये क्या हो गया। और वो तो मतलब हमको ऐसा लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग ही हमारी टीम में वो था। क्या एज थी उनकी? 52, और उनका 5वां अटैम्प्ट था। ओह, तो और वो कम से कम 12-13 ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आए थे। एक मैंने उनसे उधार भी लिया था, क्योंकि मेरा एक सिलेंडर लीकेज हो गया था, तो उसमें से ऑक्सीजन सारी निकल गई थी। तो मैंने एक उनसे उधार लिया था कि मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैंने बोला कि मैं नेपाल काठमांडू जाके दूंगा जैसे आएंगे। तो मैं देखा, तो उसके जो शेरपा थे उन्होंने बोला कि इज़ डेड नाउ। तो मतलब कुछ समझ में नहीं आया क्या करूं। तो मेरा शेरपा बोलता, बोले मोगली तू टेंशन मत ले, अब आँख के सामने जो हुआ, अब जिसके साथ आप 2 महीने साथ में रह रहे हो और वो आपके आँख के सामने मर जाए, और आप खुद एवरेस्ट क्लाइम करने जा रहे हो, तो वो दिमाग में वही वो घूम रहा है। तो मैं वॉकमैन लगा के क्लाइम करता हूँ, मेरी गाने गज़लें सुनने की आदत है। तो मैंने उसको आवाज़ बढ़ाई, जगजीत सिंह जी की गज़ल चल रही थी, दौलत भी ले लो शोहरत भी ले लो, हाँ। भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। तो मैंने तो फुल वॉल्यूम करी, और मैंने मेरे शेरपा को बोला, दाई मैं जा रहा हूँ, आप आना, मैं तो अब जा रहा हूँ। और मेरे साथ था एक पोलिश क्लाइंबर यानुस। अब उसकी भी अच्छी कहानी है। वो मतलब वो भी अच्छा हट्टा कट्टा 7 फीट का आदमी। तो उसने बोला मोगली कम विथ मी। तो हम गए। अब धीरे धीरे अब ये लोग वहीं मतलब उसका कर रहे, उसको साथ मतलब साइड में रखा, उसका शेरपा भी रो रहा था। तो ये लोग थोड़ा लेट आए, तो हम समिट के थोड़ा नीचे, मतलब जैसे ये एवरेस्ट का टॉप है उससे 50 मीटर नीचे हम बैठे उनका इंतज़ार करने के लिए कि ये लोग आएंगे, फिर सब साथ में जाएंगे। हम दोनों तो चले गए थे वहाँ तक। हाँ। फिर ये लोग आए, ऊपर गए, तो जो यानुस था वो गायब हो गया। दूसरा बंदा जो पुलिस था ना, वो गायब कैसे मतलब? मिसिंग हो गया। वो हम पीछे सब चल रहा टॉप पे था। थे, फोटो वोटो साथ में खिंचाई। जब उतर रहे थे तो मैं हूँ, मेरा शेरपा है, और कोई है ही नहीं। तो अच्छा। हमने बोला यानुस कहाँ गया। तो अब हुआ क्या कि उस साल का पहला एक्सीडेंट हमारी टीम का था, वो फ्रैंक जो जिसकी डेथ हुई थी। तो हमने नीचे इन्फॉर्म करा वॉकी पे, फिर दूसरा इसका इन्फॉर्म करा कि यानुस मिसिंग है और फ्रैंक की डेथ हो गई है। अब मैं और डर गया। वो फिर होता क्या कि आप जब नीचे उतरते हो आपकी आंख बार बार से पीछे रेगुलेटर हो जाती है, जो ऑक्सीजन का रेगुलेटर होता है, तो वो उसका बार भी कम होते आ रहा, वो जीरो की तरफ खसक रहा। तो उनका ये भी ख़त्म होने वाला, एनर्जी नहीं दिमाग में, सब चीज़ें, वो कहाँ गया, ये मर गया। फिर धीरे धीरे करके वो लेडर के वहाँ उतरे, तो फिर वो फ्रैंक मुझे दिखा, उसकी लाश। फिर उसके हमने कुछ बिलोंगिंग्स लिए उसके फैमिली को देने के लिए। फिर मेरे दिमाग में तो एक ही चीज़ थी कि अब नीचे जाना, कुछ भी हो गया, कि अब जो होना था वो हो गया, अपने साथ भगवान कुछ ना हो। और इतना दिमाग था कि KM2 पे आधा ऑक्सीजन का सिलेंडर छुपा के रखा है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन खानी है। 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, पानी नहीं पिया है, यहाँ से यहाँ तक खून जमा हुआ है, थूक रहा हूँ तो खून निकल रहा है, अच्छा, ऐसा हो रहा था आपके साथ? पैर में छाले पड़े हुए हैं, एनर्जी बिल्कुल नहीं है। तो सीधा वहाँ समिट कैंप पे पहुँचे। वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गया रात में। तो 3 बजे मैंने शेरपा उनके, दाई ऐसा होगा कि अब सब आज दिन ही ख़राब है, मेरा नहीं हो जाए कल्याण यहाँ पे, मैं तो जा रहा नीचे, जहाँ सिलेंडर छुपा वहाँ तक जाऊँगा। तो मैं रात में निकला, वहाँ पहुँचा, सिलेंडर निकाला, तो सिलेंडर लगाया बेटा। तो एक मेरी एक फ्रेंड बन गई थी चाइनीज़, उसका नाम था एमा।
उसकी बिल्ली थी, उसका नाम भी एमा था। तो मतलब हम दोनों अच्छे फ्रेंड हो गए थे, हम दोनों का टेंट आसपास में था। तो उसने मुझे इतना 1 कप पानी पिलाया, क्योंकि मेरे पास तो पानी भी नहीं था। और अपने ब्रिटानिया का केक नहीं आता, ऐसा चाइनीज़ केक होता है, केक खिलाया। फिर उसने पूछा सबमिट हुआ, मैंने बोला हुआ। फिर मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है टीम में। तो फिर वो भी उसका सबमिट पूछ के लिए निकल गई, मैं मेरा नीचे निकल गया। फिर मैंने नीचे मैसेज करा कि मैं अकेले आ रहा हूँ, दाई ऊपर है और ऐसा ऐसा हुआ है, जानूस मिसिंग है, फ्रैंक मर गया है। फिर मैंने कहा कुछ भेजो मेरे लिए, खाने का भी कुछ नहीं, पीने का भी कुछ नहीं है, एनर्जी नहीं है। फिर कैंप 1, जहाँ हमारा कैंप 1 था, अब जो यानूस का शेरपा था उसने कैंप 3 के लिए हायर करा। उसने बोला समिट पर नहीं ले जाऊँगा, तू यहाँ से सामान ले जा, मैं अकेला समिट पे जाऊँगा। तो हमने हमारा सामान उसके साथ भेज दिया। अब मुझे लगा कैंप 1 पे मेरा टेंट है, मैं उसमें घुस गया, मुझे खाने की चित थी, मैं खा गया। पता चला किसी और का टेंट था, वो आया मुझसे लड़ाई कर रहा, आइसेक्स लेके दिखा रहा है ऐसे, यहाँ तो दंगे हो जाएंगे। फिर मैंने उसको समझाया कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर नीचे मैंने बोला कि मैं तो अब नीचे जाऊँगा। फिर धीरे धीरे रात को 12:30-1 बज गई, मैं नीचे उतरा। फिर वहाँ से किचन का जो हमारा कुक था उसने उसके असिस्टेंट को भेजा कि वो मोगली अकेला ही आ रहा है, उसको लेने जाना। मैं भी हेड टॉर्च भी मतलब ऐसे ही मरी हो गई कि वो उसमें उजाला ही नहीं था, बस इतना टाइम से चल रही थी। तो धीरे धीरे 1-1.5। और अंधेरे में आप ट्रैक कैसे देख रहे थे कि भाई वो यही तो रास्ता है? रास्ता वो दिमाग में ऑटोमेटिक फिक्स हो जाता रास्ता कि कहाँ से आया, कहाँ से जाना है। फिर वहाँ पहुँचा किचन टेंट में, तो शेफ़ ने पूछा क्या खाओगे, मैंने कहा कुछ मीठा खिला दो, आज तो दिन ख़राब है। तो बोलता मीठा कुछ है नहीं। मैंने बोला नूडल में दूध डाल के सेवइयाँ बना दो कुछ। फिर मैंने ग्लव्स निकाला तो पता चला ये उंगली फ्रोज बाइट हो गई है। ये क्या हुआ भाई? हाँ, ये उंगली फ्रोज मतलब ये जम गई थी बर्फ़ में, फिर इसको काटनी पड़ी बाद में, तब जाके पता चला मुझे ऐसा हुआ। नहीं तो जैसे आपने ग्लव्स वगैरह पहने हुए हैं, ग्लव्स फिर तो भी 3 हो जाता पहन है? रखे थे। तो फिर भी हो जाता है ये? होता क्या, ब्लड सर्कुलेशन रहता है, ब्लड सर्कुलेशन कम हुआ तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो फिर वो धीरे धीरे ब्लड गाढ़ा होता है, फिर जम जाता है, धीरे धीरे वैसा होता है। भाई फिर वो आपके जो फ्रेंड थे वो मिसिंग रहे, वो पता वो चला उनके उसकी बारे में? कहानी ये थी कि वो मिसिंग, उसकी मतलब उसने किसी को बताया नहीं था, तो वो चाइना से चढ़ा और नेपाल की साइड से उतर गया, तो उसको सीधा जेल में लगे थे। अच्छा। और इधर से हमको लगा क्योंकि वो तो हमारे साथ गया था, हमको लगा हमारे साथ आएगा, तो वो फिर नेपाल की तरफ से नीचे उतर गया, फिर उसको जेल में लगे। और उसी की वजह से चाइना ने अगले 2 साल के लिए एवरेस्ट और किसी भी माउंटेन के परमिट ही बंद कर दिए थे। ओह शिट, ये अलग अब क्लाइम ही हरकत नहीं करी होगा। इसने। तो वो मतलब वही बोल रहा ना कि हमको तो लगा कि मिसिंग है या तो गया क्या होगा, पर किसी ने सोचा नहीं था कि उस तरफ भी उतर सकता है। और वो फर्स्ट पोलिश पर्सन है जिसने एवरेस्ट का ट्रेवास किया है। ओह, चाइना से उतरा और नेपाल, चाइना से चढ़ा उसे ये नेपाल। रिकॉर्ड बनाना होगा, जैसे आप भी एक रिकॉर्ड वो तो बनाने खैर के काफ़ी चक्कर अमीर में- था, उसने पैसे ऐसे दे के छुट गया वो। भाई वैसे वहाँ पे जैसे आपके फ्रेंड की डेथ भी हो गई, डेड बॉडीज वहीं रहती हैं? हाँ, उसकी बॉडी वहीं पे अभी भी वहीं नहीं लेके आए। कितनी बॉडीज देखी आपने अपने रास्ते में? बॉडीज़ तो काफ़ी देखी, मतलब ऐसा कोई काउंट नहीं है, पर काफ़ी बॉडी है। मतलब एवरेस्ट को हाईएस्ट ग्रेवयार्ड बोलते हैं दुनिया का, इतनी बॉडीज़ है वहाँ पे। और कितना टाइम लगा था आपको पूरा ट्रैक करने में? पूरे एक्सपीडिशन में आपको 2 महीने लगते हैं, मतलब घर से घर आने में 2 महीने लगते हैं टोटल। और एक एक कैंप में कितने दिन बिताते हो आप? वो तो ऐसे आप बेस कैंप से ऊपर गए कैंप 1, तो वहाँ पे आप 3-4 दिन रुकोगे बॉडी एक्लिमेटाइज करने के लिए, फिर नीचे आ जाओगे। फिर ये रोटेशन हर दूसरे कैंप में 3-4 दिन बॉडी एक्लिमेटाइज करी, फिर आ गए, उस टाइप से। एक्लेमेटाइजेशन में 3-4 दिन लग जाते हैं, फिर थोड़ा आप सामान छोड़ के वापस आ जाते हो, फिर बेस 3 गए, वहाँ थोड़ा सामान छोड़ के आ वहाँ पे गए, एक्लिमेटाइज करी आ गए। फिर लास्ट पीक तक लास्ट जाते में हो। फिर क्या वेदर रिपोर्ट आती है, तो ऐसे 2-3 बड़े बड़े वेदर फोरकास्ट, जैसे माइकल फेगन है, तो उनको $2-3 हज़ार देने पड़ते हैं एक वेदर रिपोर्ट के। अच्छा। तो उसकी 99% एक्यूरेट होती है। उसने बोला कि आज बर्फ़ गिरेगी मतलब गिरेगी। उसने बोला जितनी हवा है तो इतनी हवा है। तो फिर वो एक चार्ट आता है बेस की, मतलब टेंट में एकदम साइंटिस्ट जैसे लोग बैठते हैं, सब लिखते हैं कि इतनी हवा चलेगी, इतना बर्फ़ गिरेगा। तो होता ये कि एक दिन हम जो टॉप वाला दिन रहता है उस दिन अच्छा वेदर देखते हैं, उसके 2 दिन मतलब उसके नीचे वाले दिन थोड़ा ख़राब भी रहा वेदर तो ठीक है, तो जो समिट वाला डे है उस दिन अच्छा वेदर होना चाहिए। ओके, क्योंकि एवरेस्ट का जो वेदर विंडो है वो 20 मई से 29 मई के बीच आसपास आता है। तो जो जेट स्ट्रीम चलती है ऊपर, जेट स्ट्रीम थोड़ी नीचे आ जाती है, तो एवरेस्ट का विंडो मिलता है क्लाइम करने के लिए। बस वो 9-10 दिन के दिन ही मतलब एवरेस्ट आप क्लाइम कर सकते हो पूरे साल में। आपके साथ नहीं हुआ वैसे फिसलने का?
कि भाई आप फिसल गए हो या ऐसा कुछ? मैं तो फिसल के ही नीचे आया कैंप 1 से। मेरे साथ ये हुआ था कि जो कैंप 1 से क्या कैंप 2 से कैंप 1 का ऐसा स्लोप है, तो ऐसा इसकी स्लोप टाइप है वो। चढ़ने में तो ऐसा है, पर उतरने में ऐसा है कि आप ताकत, अब मेरे में कुछ था ही नहीं, जानी नहीं बची, पानी नहीं, खाने का नहीं, लोग भी नहीं साथ में, कोई मोटिवेशन नहीं। तो मैं तो जो एक रोप अटैच रहती, रोप पे कैरेट डाल के ऐसा पैर ऊपर कर देता था, तो जहाँ वो एंकर होते थे वहाँ जाकर एक झटका लगता, रुक जाता। अब उसको उतरने में आधा घंटा लगते थे और फिसलने में 5 मिनट लगते। ओह, और भाई वैसे घर वालों से कांटेक्ट कौन से बेस कैंप तक होता है, कौन से कैंप तक होता है? घर वालों से तो बेस कैंप पे होता है। और चाइना में तो और समस्या है, इनकमिंग आउटगोइंग वहाँ सभी बंद है, फेसबुक भी नहीं, व्हाट्सअप भी नहीं, इंस्टाग्राम, वहाँ तो जीमेल, चलता ही सब नहीं बंद। वो सब। सब उन्हीं का है, तो कांटेक्ट था ही नहीं। वो तो यहाँ से हम देते थे, फिर वहाँ से खबर नेपाल जाती थी, नेपाल से घर पे आती थी। मतलब मैं तो 20 मई को 21 मतलब मैं 20 मई को बोला था कि आज मेरा समिट पुश है, 21 मई को मैंने क्लाइम करा और 21 मई को पेपर में छप गया पता नहीं किसी का फोटो कि मैंने एवरेस्ट चढ़ लिया, अरे बाप रे, जबकि मैंने खुद 23 मई को बताया कि मैं चढ़ गया भाई और साहब। फोटो दिया उनको। भाई वैसे 2 महीने एक पहाड़ पे रहना भाई अलग ही फीलिंग है। मतलब ये भी तो होता है ना कि आप सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, आपके थॉट्स अपने आप को पुश कर पा रहे हो, नहीं कर एवरेस्ट पा रहे दुनिया हो। का सबसे बोरिंग एक्सपीडिशन है। मतलब रोज एक ही पहाड़ को देख रहे हो पर चढ़ नहीं पा रहे हो। सही बात है भाई। बहुत मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जब बेस कैंप पहुंचा 4 दिन तो वेदर खराब था, एवरेस्ट मेरे को पता भी नहीं है कि दिखता कैसा है बेस कैंप से। फिर जब वेदर साफ हुआ तो पता चला कि अब एवरेस्ट दिख रहा क्लियर, नहीं तो दिख ही नहीं रहा था वेदर। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।